गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम क्लास लेंगे आपके ग्रेविटेशन पे। ईएमआई के क्वेश्चंस कर लिए आपने ट्राई? हाँ जी बताओ। उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और वैसे हम फिर आगे बढ़ेंगे। और आज और कल एक तरह से कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कुछ ग्रेविटेशन ईएमआई जो भी चलेगा आज, लेकिन प्योरली ग्रेविटेशन पे ही हम पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ें। ये हमारी रिवीजन क्लास है ऑन ग्रेविटेशन, क्योंकि मंडे को आपका जो टेस्ट है उसमें ग्रेविटेशन भी आ रहा है, तो उसके हिसाब से। तो इसके अंदर जो शुरुआत हुई थी दैट वाज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसने दिया था ये लॉ? किसने दिया था ये लॉ? न्यूटन ने। कि भाई कोई भी एक मास है m1, वो किसी दूसरे मास m2 को जो कि r डिस्टेंस दूर है अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स which is directly proportional to product of the masses, inversely proportional to square of distance between them। और जब हम इनको इकट्ठा करते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, और ये आपका हो जाता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारी स्टार्टिंग है यहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अब एक काम करो, वो पेजेस निकाल लीजिए साथ में। कौन से पेज समझ गए? एक्सरसाइज वाले जो आपको भेजे गए थे, आपकी रेजोनेंस की बुकलेट जो होगी उसमें ग्रेविटेशन निकाल लीजिए। हाँ भाई, लेके बैठे हो ना साथ? बताओ, ले लिए क्या बुक आपने? ग्रेविटेशन वाली बुक? तो इसमें जो पेज नंबर 114 ये दिया हुआ है, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे पहले कुछ सवाल है। करें स्टार्ट हम? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज पोस्टुलेटेड बाई। हाँ जी, किसने दिया था? ये जो साइंटिस्ट के नाम दिए इनमें से। न्यूटन। ठीक है ना, ये तो हो ही गया हमारा। सेकंड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बताओ, आप पढ़ के बताओ कि कैसी क्या ये स्टेटमेंट्स है, कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट, ऑल बॉडीज रिपेल ईच अदर इन दिस यूनिवर्स। क्या ये रिपेल कर रही है बॉडीज? अट्रैक्ट कर रही है। नेक्स्ट है, आवर अर्थ डज नॉट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। हालांकि ये इस चैप्टर का नहीं है, हम अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं। तो बताओ, क्या धरती मैग्नेट की तरह बिहेव करती है कि नहीं? है ना, तो ये गलत है, ये गलत है, ये आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये होती है क्या? नो सर। क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड। एंड डी, ऑल बॉडीज फॉल एट द सेम रेट इन वैक्यूम। यस सर। सबका जो रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जी ही रहता है। समझ गए आप ये चीज? ठीक है। अब मान लो कभी आपको, एक बार मैं यहीं रुक के एक चीज सिखाता हूं। अगर आपको जी मेजर करना हो, सपोज एक जी मेजरमेंट का क्या कुछ तरीका बनता है, कई बार टाइमर वाइमर की मदद से कुछ टेक्निकल चीजें हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉल है, एक स्प्रिंग है, वो यूं दबी हुई है,
इसके ऊपर एक बॉल रखी है, तो जैसे ही मैं स्प्रिंग को रिलीज करूंगा स्प्रिंग खुलेगी तो ये बॉल को धक्का देगी कि नहीं? ठीक है। एक टाइमर यहां मैंने लगा दिया और एक टाइमर कुछ हाइट ऊपर लगा दिया। दो टाइमर हमने लगा दिए। टाइमर का क्या काम है कि ये बॉल यहां से तो चलो चली होगी किसी इनिशियल स्पीड u से, जब ये यहां से निकली होगी इसकी स्पीड कुछ v1 होगी, जब ये यहां से निकली होगी तो इसकी स्पीड कुछ v2 होगी। टाइमर का क्या काम है कि बॉल उससे 2 बार पास हुई होगी, उसके बीच का टाइम इंटरवल वो बता देता है। बॉल उससे 2 बार पास हुई होगी तो उनके बीच का टाइम इंटरवल वो बता देगा। जैसे मान लो इसने बताया, इस टाइमर ने बताया कि भाई डेल्टा टी रिकॉर्ड किया 3 सेकेंड, मतलब बॉल एक बार गई और आई, इस दौरान बॉल को कितना समय लगा? 3 सेकेंड। ठीक है, बॉल तो और भी नीचे तक है लेकिन वो टाइम काउंट नहीं हो रहा। अच्छा, ये इस टाइमर ने बताया डेल्टा टी, बताओ कम बताएगा ज्यादा बताएगा? ये नीचे वाले से, ये नीचे वाले से कम बताएगा कि ज्यादा बताएगा? सर कम। कम बताएगा। मान लो इसने बताया 2 सेकेंड कि भाई 2 सेकेंड लगा है, एंड सपोज ये जो सेपरेशन है, मैं एक रफ सी वैल्यूज ले रहा हूँ, इनसे एग्जैक्ट जी नहीं आएगा, मतलब जी की 9.8 वैल्यू नहीं आनी है, पता नहीं कितने आने चाहिए, लेकिन मैं तो एक वैल्यू लेके इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये गिवन है, ये गिवन है और ये सेपरेशन गिवन है, 3 चीजें गिवन है, तो इनसे आप जी कैसे निकाल सकते हैं? थोड़ा काइनेमेटिक्स का सा सवाल बन गया है ये, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी यहां भी आता है ग्रेविटेशन वाले पार्ट में। कैसे निकालें इसमें? चलो सुनो, देखो आपको ये पता है कि किसी जगह अगर स्पीड u होती है, आपने u से ऊपर फेंका है तो जाने का टाइम u/g, आने का u/g, तो टोटल टाइम 2u/g होता है। पता है क्या? अगर मैं किसी बॉल को u स्पीड से फेंकता हूँ तो ऊपर पहुंचने का टाइम u/g होता है, नीचे आने का टाइम u/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। ये पता है कि नहीं? यस सर। तो आप यहां से देखो, यहां जब बॉल की स्पीड v1 है तो जाने का टाइम v1/g और आने का टाइम भी v1/g। इसका मतलब ये कि मुझे पता लग गया 2v1/g कितना होगा? 3। और यहां से मुझे पता लग गया 2v2/g कितना होगा? 2। यानी कि v1 आ गया 3/2g एंड v2 आ गया g। क्या v1 और v2 की g की टर्म्स में वैल्यू आ चुकी है? यस सर। हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं? हम g मेजर करना चाह रहे हैं। g 10 नहीं रख देना है, g मेजर करना है। अब थोड़ा इसका यूज करेंगे। इसका कैसे यूज करें? सुनो, अगर यहां से यहां जाने का टाइम और आने का टाइम 3 सेकंड लगा है तो यहां से ऊपर तक पहुंचने का टाइम कितना होगा बताओ? सर 5 है। जाने और आने में तो लगा 3 सेकंड और केवल ऊपर जाने में 5 सेकंड। 2.5। दोबारा बताओ, अगर जाने और आने का 3 सेकंड है तो यहां से ऊपर पहुंचने का कितना टाइम है? 1.5 सेकंड। और यहां से जाने और आने का 2 सेकंड है तो यहां से ऊपर पहुंचने का कितना टाइम है? 1 सेकंड। 1 सेकंड। तो यहां से ऊपर पहुंचने का 1.5 और यहां से ऊपर पहुंचने का 1, तो ये बीच बीच का टाइम कितना बचा? 0.5। हाँ, 1.5 - 1, यानी कि ये जो टाइम आपका है ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? 0.5 सेकंड। ये आपका टाइम बनेगा 0.5 सेकंड। समझ आ रहा है ना? यस सर। अब सुनो, इस दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, तो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम एक चीज पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में कि फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन s = v1 + v2/2 × t। देखो
कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2/2, और एवरेज वेलोसिटी हमेशा इससे रिलेट होती है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप यहां से यहां तक ये फॉर्मूला लगाओ, यहां से यहां तक का टाइम कितना है 0.5, और डिस्टेंस कितनी है 5। एक बार ये भी बताओ क्या ये याद है कि नहीं, पढ़ा हुआ है कि नहीं हमने काइनेमेटिक्स के समय? बताओ। ठीक है, तो डिस्टेंस है 5, v1 और v2 हमें नहीं पता, पता है वो ऊपर रखे। v1 3/2g, v2 g डिवाइडेड बाई 2, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ जाने में, जो हमने अपने इसे अंदाजा लगाया 0.5। तो ये 5 इज इक्वल टू, ये 5/2g बना तो 5/4g हो गया, और इंटू 0.5। तो यहां से मैं अगर निकालूं तो g आ रहा है 5 तो उधर था ही, एक 4 उधर गया, एक नीचे 5 गया, ये कितना है 3 2 5g/4, 5 से 5 तो कट ही गया, 4/0.5, 4/0.5 40/5, तो g कितना आ गया 8। तो कोई नहीं, ये तो एक मेजर्ड वैल्यू है, थोड़ी बहुत तो अलग आती है, 9.8 की जगह वो 8 आ गया। इतना एग्जैक्ट डाटा भी नहीं था मेरे पास कोई, लेकिन तरीका बताया मैंने कि जी को कैसे इन टाइमर्स की मदद से मेजर किया जाता है। बताओ समझ आ गए? ये एग्जाम्पल अपना लिख लेना, मेजरमेंट ऑफ जी में। चलो अब वापस से अपने, हो गया क्या, नोट हो गया? यस सर। ठीक है, हम वापस लौट के आते हैं अपने उसी असाइनमेंट में, क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आइए। 3, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट्स एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ओनली एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इनसाइड द अर्थ, एट द सरफेस ऑफ मून। बताओ क्या आंसर होगा? आप है ना आंसर की ठीक है, आंसर की मत देखना अभी, आप बाद में देख लेना, अभी पहले अपना चलने दो काम। एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ये इसीलिए तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ मतलब यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ ये फोर्स लगेगा और ये लॉ वैलिड है, समझ गए हो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर। रिवर्स में जो पानी फ्लो करता है वो कौन से फोर्स के कारण फ्लो करता है? देखो आपको पता होगा, पानी ज्यादा हाइट लेवल से कम हाइट लेवल की तरफ आ रहा होता है। यस सर। ऊपर जैसे उत्तराखंड साइड हाइट लेवल ज्यादा है, नीचे हमारे चेन्नई साइड और इधर हाइट लेवल कम है, तो क्यों आता है, नीचे क्यों आता है? हाइट मान लो या वैसे छोड़ो, फ्लो ऑफ रिवर छोड़ो, मैं यहाँ से पानी छोड़ू तो नीचे क्यों जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, हो गया ये? फिर 5वां सवाल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस बी डबल्ड, अगर दो मासेस के बीच में डिस्टेंस डबल कर दिया जाए, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। हमने पढ़ा कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/4। हाँ, 1/4। तो अगर आप डिस्टेंस डबल कर दोगे तो फोर्स आपका हो जाएगा 1/4 टाइम्स। ठीक है, हो रहे ना ये सवाल? यस सर। चलिए 6, द वैल्यू ऑफ जी। अच्छा, ये जो इसके बारे में हमने अभी जिक्र किया नहीं, यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, अब थोड़ा सा जिक्र उस चीज का करते हैं। ये जो g होता है इसकी वैल्यू क्या होती है?
6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी यूनिट की बात करें तो आप यूनिट इससे निकाल सकते हो फॉर्मूले से। यहां से G बनता है F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। न्यूटन स्पेस देके मीटर स्क्वायर अपॉन, कोई स्पेस नहीं देना और कोई ब्रैकेट नहीं लगाना। ये सारी जानकारियां हैं कि आपको यूनिट्स के बारे में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, ये तो अलग अलग यूनिट है। यहाँ स्पेस नहीं देना, ये प्रीफिक्स है, और ब्रैकेट नहीं लगाना क्योंकि एक साथ है पूरा। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन, वैल्यू ऑफ जी किस किस पे डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज, क्या ये जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर तो रबड़ की बॉल की जगह तो प्लास्टिक की बॉल आ जाए तो? नो सर। साइज ऑफ द इंटरेक्टिंग बॉडीज, अर्थ हमारे ऊपर क्या फोर्स लगा रहा है या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लगा रहा है, साइज चेंज होने से क्या जी चेंज होगा? नो सर। ना ही ये मास पे डिपेंड करता है, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये केवल एक ही, अगर आप यूनिट चेंज कर दो ना, यूनिट सीरियस ले जाओ तो बस ये न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्क पड़ता है, लेकिन जी का मैग्नीट्यूड जो है पूरा विद यूनिट वो सेम रहता है। तो इसमें क्या आंसर बनेगा? इंडिपेंडेंट, मतलब ऑल ऑफ द अबव। आ गया ना समझ? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट ऑफ जी इज। अब देखो ये रेशियो कैसे निकाले जाते हैं, एसआई यूनिट का और सीजीएस यूनिट का रेशियो। ये तो आपका जी लिखा हुआ है एसआई यूनिट में, ये तो आपकी जी की वैल्यू है एसआई यूनिट में। अगर आप सीजीएस यूनिट में इसे लेके जाएं 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 1 न्यूटन में कितनी डाइन होते हैं? सीजीएस यूनिट पढ़ा होगा 9th क्लास में, 1 न्यूटन में 10⁵. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻². और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10⁻³ अब मैं अगर ये सारी चीजें इकट्ठी करूं 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये तो पढ़ा रहने दो। इसके अलावा 10⁵, 4, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 6 कितना होता है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई, ये समझ आए ना कैसे बनी ये वैल्यू? ये आप लोग यार माइक ऑफ करो ना, जिसकी तरफ से ये डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ देखिए, अब तो इन्होंने पूछा है द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट। बताओ तो क्या बन रही है? एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट, ये तो जी एसआई में। एक्चुअली ना ये सवाल ऐसे होना चाहिए, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, बिकॉज ये यूनिट तो पूरी सेम ही होती है, वो तो इतना ये हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू का रेशियो पूछा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का अगर आप रेशियो पूछते हैं, जी इन एसआई अपॉन जी इन सीजीएस, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू का रेशियो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻³ तो ये रेशियो कितना आ गया? 10⁻⁻। ठीक है, आ गया समझ? 8th, यस सर। इस वाली पार्ट का आखिरी सवाल। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टोन्स ऑफ मास 1 kg ईच सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम। ये तो सारी वैल्यूज 1 हो गई हैं, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो जो F किसके बराबर आएगा? जी के बराबर। जी के बराबर। तो इनमें कौन सा है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ऑप्शन डी दिख रहा है आपको। यस सर। चलो भाई ये बताओ, पहली बात कि आपको यहां तक समझ में आया? यहां तक फर्स्ट पार्ट? यस सर। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जी पे क्या फर्क पड़ता है, ये वाला पार्ट मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं।
जी पे हाइट का क्या फर्क पड़ेगा, डेप्थ का क्या फर्क पड़ेगा, शेप ऑफ द अर्थ का क्या फर्क पड़ेगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ का क्या फर्क पड़ेगा। ये 4-5 चीजें हैं, करोगे? यस सर। की हुई तो है ना, 9th में की हुई है मैं, क्योंकि अब मेरे पास अभी कल का दिन और है, तो कल भी हम चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला पार्ट है, इसमें सवाल नंबर 9 से लेके 21 तक है। क्या सभी के पास यही वाले एक्सरसाइज हैं कि कुछ अलग अलग हैं सबके पास? हाँ भाई बताओ, आपके पास जो बुक्स हैं उनमें यही एक्सरसाइज है क्या जो मैं बोल रहा हूँ? यस ठीक है, तो ये आपका 9 से लेके 21 तक आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं केपलर लॉ, देन एस्केप वेलोसिटी, देन वेटलेसनेस। थोड़ी थोड़ी चीजें हम डिस्कस करते चलेंगे, जो जो भी हमें बीच बीच में है दिखेगा। बाकी कल तक ये पूरा कर लेना है, ये पूरा पार्ट। सबसे पहले तो मैं कुछ पास की बात करता हूं। जैसे ये अर्थ है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। मैं सैटेलाइट के ऊपर जा रहा हूं सीधा, सैटेलाइट वाली चीजों को डिस्कस करने। आपने यहां से कोई सैटेलाइट लॉन्च की और मान लो इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है r, और अर्थ का जो मास है वो है कैपिटल M। तो सबसे पहले तो बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से मैं फेंकूं कि ये अर्थ के चारों तरफ एक सर्कल में घूमने लग जाए ये सैटेलाइट। हाँ जी बताइए, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? अब हम क्या स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि जो चीजें आपने कर रखी हो तो कर ही रखी है, कुछ चीजें और रिवाइज कर रहे हैं हम। पाथ ऑफ सर 2 पाई a by t ओनली ये होता है, ओनली ये √gm/r। अगर ये सर्कल में घुमाना है तो ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है r रेडियस में घुमाना है तो √gm/r। देखो इस पे धरती के सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r², और इस फोर्स को आप इक्वेट कर सकते हो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है ये m से m गया, और यहां से r से r जाने के बाद बताओ ऑर्बिटल स्पीड आ गई कि नहीं आई समझ में? यस सर। सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो तो ये होती है। अच्छा, अगर आप इससे कम स्पीड से फेंको तो क्या होगा? अगर आप हाइट पे जाके सैटेलाइट को लॉन्च किया और v इज लेस देन v ऑर्बिटल, अब क्या होगा? दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या होगा इसमें? अब ये चक्कर पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हुए धरती पे गिर जाएगा ये इलिप्स। ये तो पाथ कैसा बना है? सर्कल। ये पाथ आपका बनेगा इलिप्स, और ऐसा इलिप्स बनेगा कि अगर आप वो इलिप्स पूरा कर पाते, आपको पता है कि इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। हाँ भाई बताओ, ये जाने पर है ना, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। तो ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये दूर वाला फोकस F2 में कहूं तो उस इलिप्स का दूर वाला फोकस बन जाता है। ये तब है जब आपने उसे ऑर्बिटल स्पीड से कम स्पीड से लॉन्च किया सैटेलाइट को। ये तब है जब आपने उसे ऑर्बिटल स्पीड से लॉन्च किया। आप ये बताओ, 2 आ गए हैं समझ? यस सर। ठीक है, यस सर। तीसरा, मान लो आपने ऑर्बिटल स्पीड से तो ज्यादा स्पीड से लॉन्च किया, लेकिन एस्केप स्पीड से कम। आपने यहां से इसको जो v दी वो ऑर्बिटल स्पीड से तो ज्यादा है,
रूट टी GM/r से तो ज्यादा है, लेकिन एस्केप स्पीड से कम है, तो रूट 2GM/r से कम है। ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा है और एस्केप स्पीड से कम है। एस्केप स्पीड ये होती है, आप देखना, ध्यान करना, ये फॉर्मूला होगा आपके पास, अंडर रूट के अंदर 2 और आ जाते हैं। तो इस वक्त जो पाथ होता है वो भी एक इलिप्टिकल पाथ ही बनता है। सैटेलाइट अपना ऑर्बिट कंप्लीट करती है, पाथ जो बनता है वो इलिप्स बनता है, लेकिन इस बार जो सेंटर ऑफ अर्थ है वो नियरेस्ट फोकस बनता है, F1 फर्स्ट फोकस बनता है उस इलिप्स का। इसमें बना था सेकंड फोकस, इसमें बना था दूर वाला फोकस, इसमें पास वाला फोकस। ये तो है ऑर्बिटल वेलोसिटी और ये है एस्केप वेलोसिटी। बताओ एक बार, ये आ गया समझ तीसरा पार्ट? यस सर। ठीक है, अगर आप सैटेलाइट को, चौथी बात मैं करूं यहां पे, ये अर्थ है, हर बार ये दूरी r है जो मैंने यहां नहीं दिखाई। आपने अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस दूर से इसको प्रोजेक्ट किया और बिल्कुल एस्केप स्पीड से फेंक दिया, v एस्केप, यानी कि रूट 2 GM/r से फेंक दिया। तो ये तो एस्केप स्पीड है, तो ये बाहर निकल जाएगी, अब ये घूमती नहीं रहेगी धरती के चारों तरफ। और इस बार जो पाथ है वो कैसा पाथ होता है इसका? पैराबोलिक। पैराबोलिक। ठीक है, ये हमने क्या कुछ दिन पहले कभी रिवाइज किए हैं कि नहीं किए हैं रिसेंटली? बताओ एक बार, क्या मैंने रिवाइज करवाए हैं या नहीं अभी हाल फिलहाल में कभी? नो सर, पर एक वीडियो में था सर ऐसा। वीडियो में? यस सर, आपने भेजी थी वीडियो। कौन सी वीडियो भेजी थी भाई? कोई पुरानी वीडियो भेजी थी क्या, या कोई 10th F1 की? सर F1 की। तो हो सकता है F1 की। उसमें किसी ने पूछा होगा। क्या ये पांचों केस डिस्कस हो लिए थे उसमें, या बस एक ही केस था? एक दो ही बातें सर आपने डायग्राम तो बना रखे थे सर। ठीक है, अभी भी, लेकिन ध्यान रखो, एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। और अगर आप सैटेलाइट को एस्केप स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से फेंक देते हो, रूट 2 GM/r से भी, तो ये स्किप आउट कर जाएगा, बाहर चला जाएगा। पाथ कैसा होगा? हाइपरबोलिक। ये बाहर निकलेगा, फॉलोइंग है हाइपरबोलिक पाथ। तो भाई आप बताओ, क्या ये 5 रिजल्ट्स अपने दिमाग में रह जाएंगे? ठीक है, पाथ ऑफ सैटेलाइट ये आप बना लो, अगर नहीं भी है आपके पास तो। अब आप ये इसमें क्वेश्चन नंबर 34 है, ये देखना आपकी इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 34। मिल गया? हम ये बताना, क्वेश्चन नंबर 34 पे पहुंच गए क्या आप? यस सर। ये कुछ ऐसा ही है। द ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट इज हाइपरबोलिक इफ v इज ग्रेटर देन VE। सही है कि गलत है? पहला ऑप्शन सही है। सही है। दूसरा, ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट इज एलिप्टिकल इफ v इज लेस देन VE। अगर एस्केप स्पीड से कम स्पीड देते हो, ये वाला केस, तो पाथ कैसा है?
वैसे इसमें एक केस और भी आता है, सर्कल भी हो सकता है, पर छोड़ो उसको, जनरल बात करें तो ये इलिप्टिकल है। तीसरा, ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट इज पैराबोलिक इफ v इज लेस देन vo। अगर v लेस देन vo हो तो पाथ कैसा होता है? इलिप्स। ये पैराबोलिक, ये पता है पैराबोलिक कब होता है? अगर आप बहुत कम हाइट से किसी को छोड़े ना, बहुत कम हाइट से, ये इसकी हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे नॉर्मली आप पढ़ते हैं ग्राउंड पे हम पत्थर फेंक दें यूं, तो पाथ कैसा पढ़ा हमने, कैसा होता है पाथ? कैसा होता है यूं अगर हम फेंकते हैं पत्थर को तो वो पैराबोलिक होता है। यूं जो हम बोलते हैं तो वो पाथ पैराबोलिक होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इलिप्स तब है जब आप ज्यादा हाइट से फेंक रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट तो ज्यादा हाइट से ही होगी, कोई अपनी छत से सैटेलाइट थोड़ी लॉन्च करता है। तो इसमें फिर क्या आंसर दिया है भाई? ये तो दो सही हो गए। क्या आंसर दिया इसका? डी, ऑल ऑफ द वो। यस सर। तो इसमें ये सी बिल्कुल सही नहीं है, ये तब है जो मैंने बताया। तो सी के ब्रैकेट में आप लिख दो, सी ऑप्शन के ब्रैकेट में, कि लॉन्च्ड फ्रॉम स्मॉल हाइट, लॉन्च्ड फ्रॉम स्मॉल हाइट, तब ये जाके सही होगा, नहीं तो नहीं। बना लिए क्या भाई ये पांचों? यस सर। मिटा दूं अगर हो गया तो? यस सर। यस सर। अब हम थोड़ा केपलर के लॉज का जिक्र करते हैं, बिकॉज टाइम इतना ही है, 1-2 दिन है, तो हम उसमें जितना हो सके अपना ग्रेविटेशन रिवाइज करें। मैं आपको एक स्टार्टिंग दे रहा हूं कि आप खुद अपना ग्रेविटेशन रिवाइज करके रखिए। और देखो मोस्ट प्रोबेबली जैसा हर बार होता है, 13 में से 6 सवाल जो आपके होम एग्जाम में 6 तो 9 से मिलते ही है ना, ऐसा ही होता है ना लगभग, 7 10 से 6 9 से। यस सर। तो 6 सवाल ग्रेविटेशन से आने वाले हैं, खाली मैग्नेटिज्म से पार नहीं पड़ने वाली, अगर आप ठीक सा स्कोर करना चाहते हो तो। पिछले टेस्ट में आपके सेक्शन का बड़ा अच्छा स्कोर रहा था, तो हम उम्मीद करें कि इस बार भी ईमानदारी से बड़ा अच्छा ही आप स्कोर दें। केपलर के जो 3 लॉज हैं, अब मैं थोड़ा उनका जिक्र करता हूं। केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये हम देखें। फर्स्ट लॉ को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट जो हमारा लॉ होता है दैट इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड को हम बोल दिया करते हैं लॉ ऑफ एरिया। थर्ड को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। ये हमारे 3 नाम होते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड। पहले मैं बात करूं लॉ ऑफ ऑर्बिट की। लॉ ऑफ ऑर्बिट ये बताता है कि जो जितने भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो सब सैटेलाइट नहीं प्लेनेट, वो सारे प्लेनेट कैसे ऑर्बिट में घूम रहे हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। और सन बैठा होता है एक फोकस पे, सन बैठा होता है एक फोकस पे, ये जैसे अर्थ घूम रही है। ये जो ऑर्बिट वगैरह डिसाइड होते हैं, इसकी शेप, एक टर्म आती है मैथ्स में एक्सेंट्रिसिटी, वो डिसाइड करती है कि ऑर्बिट कैसा होगा, वो डिसाइड करती है कि ऑर्बिट कैसा होगा, ई की वैल्यू। लेकिन अभी हम इतना मैथ्स नहीं जानते तो उस पर नहीं जाना है, ठीक है ना। अभी हम इतना मैथ्स नहीं जानते तो उस चीज पे हम नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी। आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो तो आप पढ़ लोगे कि ये सर्कल के लिए कितना, इलिप्स के लिए कितना, पैराबोला के लिए कितना, हाइपरबोला के लिए कितना, और ये कितना आता है उससे डिसाइड हुआ। लेकिन केपलर ने तो अपने
ऑब्जर्वेशंस डाटा से रूल बना के दिए थे, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन केपलर के पास बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये आपका पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट है। दूसरा लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है? हमें लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि अगर ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ के घूमने का ये पोजीशन वेक्टर अर्थ का सन के रिस्पेक्ट में आर है, थोड़ी देर में अर्थ यहां आ गई है, तो ये जितना एरिया स्वीप करता है ये वेक्टर, मान लो ये एरिया स्वेप्ट है डेल्टा ए इन टाइम डेल्टा टी, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। दिस इज केपलर सेकंड लॉ। और ये हमें ये बताता है कि जब अर्थ दूर होगी तो धीरे चलेगी और जब अर्थ पास होगी तो तेज, क्योंकि उतना ही एरिया कवर करने के लिए यहाँ तो छोटी झाड़ू होगी तो तेज भागना पड़ेगा। तो ये आपका सेकंड लॉ है। देखो ये सारे लॉ बाद में न्यूटन ने एक्सप्लेन किए थे, कई साल बाद न्यूटन ने अपना लॉ देके और फिर उससे एक्सप्लेन हुए थे। तो इस सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करने में केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ही बहुत है। डायरेक्शन मतलब it acts along the line joining both the masses। बस इसी बात से लॉ आ गया था कि एक सेंट्रल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है, उससे लॉ निकल के आ गया था। इसमें नो नीड ऑफ इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, जिसका मैग्नीट्यूड है वो आर स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड करता है, उस चीज की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ी इस लॉ को एक्सप्लेन करने में, खाली इसी से एक्सप्लेन हो गया था। तीसरा लॉ ऑफ पीरियड, ये क्या कहता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। पढ़ा है ये हमने। टी तो क्या चीज है? यस सर। टी क्या चीज है? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। प्लेनेट कितनी देर में एक चक्कर पूरा कर रहे हैं। और ए क्या चीज है? ए एरिया ऑफ इलिप्टिकल पाथ। नहीं नहीं नहीं, ए इसका होता है सेमी मेजर एक्सिस। मान लो ये पूरा मेजर एक्सिस है तो उसका आधा, दिस इज ए। और अगर वो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट हो तो ए की जगह आप रेडियस ही ले लेते हैं 8। अगर ये नियरली सर्कुलर ऑर्बिट है, अगर ये नियरली सर्कुलर ऑर्बिट है तो आप ए की जगह लगभग आर ही ले लेंगे, अगर ये नियरली सर्कुलर ऑर्बिट है तो ये बताओ केपलर के 3 लॉ क्लियर हैं? क्या क्या थे? यस। अब मुझे बताओ, अगर इनमें पूछा जाए कि अगर न्यूटन के लॉ में आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब आ जाता तो केपलर का कौन सा लॉ ऐसा रहता जो अब भी वैलिड होता? सर लॉ ऑफ एरिया। हाँ, सर लॉ ऑफ एरिया। इसमें कहीं जरूरत नहीं पड़ी एक्सप्लेनेशन में कि हम हालांकि नहीं पढ़ रहे हो एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसमें कहीं जरूरत नहीं पड़ी एक्सप्लेनेशन में कि भाई उसमें आर स्क्वायर आ रहा है कि आर क्यूब, खाली डायरेक्शन से होगा, जबकि बाकी दोनों में आपको उसकी जरूरत पड़ी थी, बाकी दोनों में उसकी जरूरत पड़ी थी। चलो ये केपलर के लॉज आ गए हैं समझ? ठीक है। अब मैं तीसरे लॉ को न्यूटन्स लॉ से एक्सप्लेन करता हूं। पहले तीसरे लॉ को, क्योंकि हमसे जो 9th क्लास लेवल पे पूछा जा सकता है वो 3rd की एक्सप्लेनेशन ही पूछी जा सकती है, बाकी में तो थोड़ी हायर टर्म्स यूज होंगी। वो भी ये कि मान लो कि ऑर्बिट नियरली कैसा है? सर्कुलर। तो जब जो घूम रहा है प्लेनेट उसका मास m, सन का मास कैपिटल M, ये सन है यहाँ, तो सन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स गिवन बाय g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो मैं न्यूटन्स लॉ लगाऊं तो gmm अपॉन r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई r। एक r से एक r गया, एक m से m भी गया,
तो v बराबर आ गया √GM/r। v बराबर आ गया √GM/r। अब देखो टाइम पीरियड होता है 2πr/v, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आपने ये लगाया तो टाइम पीरियड आया 2πr और अपॉन v करोगे तो √GM और √r ऊपर गया, √r का मतलब है पावर हाफ। तो टाइम पीरियड आ गया 2π/√GM और r⁻1 + ½ 3/2, दोनों साइड आपने स्क्वायर किया तो t² = 4π² सर GM। आपकी वीडियो है, जी क्या हो गया बीच में? सर वीडियो ऑफ कर दिया आपने। एक मिनट। चलिए अभी दिख रहा है? यस तो ये देखो क्या ये प्रूव हो गया कि नहीं, t² = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। यस सर। ये एक्सप्लेनेशन है थर्ड लॉ की। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड लॉ। तो आप ये लिख सकते हैं, बना सकते हैं यहाँ पे। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 23 देखना, इसका क्वेश्चन नंबर 23। हाँ भाई पहुंच गए हो जहां हम बोल रहे हैं? ये कहता है कि अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो r⁻n के तो ऑर्बिटल स्पीड, ये जो I है, ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी प्लेनेट की, ये पूछा है। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो r⁻n के तो टाइम पीरियड r पे कैसे डिपेंड करेगा? पहला सवाल मेरा ये नोट हो गया तो मैं करूं इसमें कुछ चेंज? यस सर। मान लो सवाल में ये दिया जाए कि ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r⁻n के, तो यहाँ पे r⁻n आ जाएगा, एक r से एक r कटेगा तो ये r⁻n-1 आ जाएगा। समझ गए हो? और ऊपर तो वही अंडर रूट ही है। t बराबर 2πr/v, तो ये तो नीचे वही है और ऊपर गया r⁻1/2 नहीं, n-1/2। बताओ ये समझ आ रहा है ना? यस सर। तो r की पावर बनेगा 1 + n-1/2, 2 और 1 3 ना, 2 और -1 1, n+1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा n+1/2। और अगर स्क्वायर करोगे तो r की पावर कितना होना है? n+1, यानी कि t² = प्रोपोर्शनल टू r⁻n+1। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं, अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 2 रखता हूं तो यहाँ r की पावर कितनी होगी? 2 + 1 3। तो t² प्रोपोर्शनल टू r³ की जनरल फॉर्म ये है कि t² = प्रोपोर्शनल टू r⁻n+1 इफ f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻n। ये बात हमें याद रख लेनी चाहिए। t² = प्रोपोर्शनल टू r⁻n+1 इफ f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻n। ये है। अब आप 23वें सवाल पे आओ, 23rd। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻n। यही सब दिया गया है। देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट नियर द प्लेनेट सरफेस। ये कह रहा है कि प्लेनेट
कोई दे रखा है, उसकी सरफेस के पास लेने का मतलब है कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर लेनी होगी आपको। करें इसको, स्टार्ट करें मिटा के। यस सर। यस सर। देखो ये कोई प्लेनेट है, प्लेनेट का मास m मान लो, ये कोई प्लेनेट है, इस तरह से पूरा स्फीयर है, प्लेनेट है, इसका मास है m, और इसके बाहर कोई सैटेलाइट घूम रही है वेरी नियर टू इट्स सरफेस, ऑर्बिटल स्पीड में घूम रही है। तो जो स्मॉल आर है ये तो लगभग इसके रेडियस के बराबर हो गया, प्लेनेट के रेडियस के। तो पूछा है कि भाई ऑर्बिटल स्पीड बताओ वीओ क्या होगी। तो जो फोर्स यहां लगेगा, फिर से मेरा वही शुरुआत है, F इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां तक तो ठीक है, आगे समझ यहां तक। यहां से वीओ F इंटू आर अपॉन एम का अंडर रूट। अच्छा, अब F दिया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेस्ट पावर n, यानी कि F बराबर सम कांस्टेंट अपॉन आर रेस्ट पावर n। कुछ GMM आप ले लो, आप चाहे GMM ले लो, एक ही बात है, G इंटू एम इंटू एम। यह आपने इसमें पुट किया तो VO कितना आया, अंडर रूट G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर रेस्ट पावर n इंटू आर और अपॉन m। हाँ, तो ये आर को आप देखिए, ये आर को नीचे ले जाओ तो VO अंडर रूट ऑफ GM अपॉन आर रेस्ट पावर n माइनस 1। हाँ जी बताओ, हो गया अभी ये सिंप्लीफाई? यस सर। चलो ठीक है। तो अब भाई कुल मिला के ये एक्सरसाइज पूरी करोगे ना? यस सर। यस सर। देखो आज तक कल ओनली डाउट क्लास हो जाएगी। ये कितने क्वेश्चंस हैं? एक्सरसाइज 1 में 39, एक्सरसाइज 2 में 11, 50 सवाल हैं। कर लोगे कल तक तो आराम से? यस सर। ठीक है। और फिर मैग्नेटिज्म वाली एक्सरसाइज भी है, उसमें से भी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। ये आपकी कल डाउट क्लास ही होगी और ये अपने काम कंप्लीट करके रखें कल तक, ठीक है? कुछ है उम्मीद इस बार कुछ ठीक ठाक करोगे स्कोर मंडे या ट्यूसडे जब भी टेस्ट होगा? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। और आज कितने बच्चे थे? आज भी ठीक ठाक थे, कल भी 40 के करीब थे, 40 ऊपर ही थे, आज भी ठीक थे। चलो भाई, थैंक यू।